नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका दृष्टि आईएएस की इस नई वीडियो में। जैसा कि आप लोग जानते हैं, जून महीने में यूपीएससी प्रीलिम्स 2024 की परीक्षा होने वाली है। इस परीक्षा को आप क्वालिफाई कर सके, इसी को ध्यान में रखते हुए हमने आपके लिए यूपीएससी रिवीजन सीरीज की शुरुआत की है, जिसमें हम अलग अलग सेगमेंट्स के अंतर्गत पिछले एक वर्ष की तमाम घटनाओं को समेटने का प्रयास करेंगे। आज के इस एपिसोड में हम इंटरनेशनल अफेयर्स को कवर करेंगे। इंटरनेशनल अफेयर्स पर कई एपिसोड आएंगे, आज ये पहला एपिसोड है अंतर्राष्ट्रीय संबंधों से संबंधित। तो चलिए अपने प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले आज की पहली खबर के बारे में चर्चा करते हैं। पहली खबर क्या है? पोखरण द्वितीय की 25वीं वर्षगांठ। आप जानते हैं हाल ही में पोखरण द्वितीय की 25वीं वर्षगांठ मनाई गई है। पोखरण द्वितीय का क्या मतलब है? पोखरण द्वितीय का मतलब है 11 मई 1998 को जो भारत ने अपना पोखरण में, यानी राजस्थान के पश्चिमी हिस्से में जैसलमेर जिले में स्थित पोखरण में एक परमाणु बम परीक्षण किया था। यह वस्तुतः 5 परमाणु बम परीक्षणों की एक श्रृंखला थी जो 11 मई से 13 मई तक चली थी, और इसलिए 11 मई का विशेष महत्व है। इसी को ध्यान में रखते हुए, यानी 11 मई 1998 को जो परमाणु परीक्षण किया गया था, उसकी 25वीं वर्षगांठ हाल ही में 11 मई 2023 को मनाई गई है। इस सफलता को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने 11 मई को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस भी घोषित किया हुआ है। वस्तुतः यह भारत के सफल परमाणु बम परीक्षण विस्फोटों का एक चिन्ह है, उसका एक माइलस्टोन माना जाता है। और इस माइलस्टोन को इसलिए भी याद किया जाता है क्योंकि ये भारत के परमाणु शक्ति बनने की यात्रा में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित हुआ था। इसके लिए हमारे लिए जरूरी है कि हम पोखरण 1 और पोखरण द्वितीय के बारे में सामान्य तथ्यों को जानें, ताकि उससे संबंधित अगर कोई भी प्रश्न आता है तो उस प्रश्न को आप ठीक तरीके से हल कर सके। पोखरण द्वितीय और परमाणु शक्ति के रूप में भारत की यात्रा की अगर हम बात करें तो इस यात्रा की शुरुआत 1945 से होती है। 1945 से क्यों होती है? क्योंकि 1945 में ही होमी जहांगीर भाभा, जो भारत के एक महत्वपूर्ण न्यूक्लियर फिजिसिस्ट थे, उन्होंने बॉम्बे में टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च की स्थापना के हेतु एक महत्वपूर्ण सिफारिश की थी। इस सिफारिश के बाद ही टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च की स्थापना बॉम्बे में हुई थी। परमाणु भौतिकी के अध्ययन के लिए समर्पित भारत का यह पहला शोध संस्थान था। इसके बाद स्वतंत्रता के बाद, यानी 1947 के बाद, भारत में 1954 में भाभा के ही प्रयासों से, भाभा के ही निर्देशन में एक परमाणु ऊर्जा विभाग की स्थापना की गई, जिसके प्रथम निदेशक होमी जहांगीर भाभा ही थे। अगर हम पोखरण 1 की बात करें, पोखरण द्वितीय की बात हमने की कि इस प्रकार से 11 मई 1998 में एक महत्वपूर्ण परमाणु बम परीक्षण किया गया और राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस भी 11 मई को घोषित किया गया। लेकिन पोखरण 1 क्या था? पोखरण 1 वस्तुतः भारत का पहला परमाणु बम परीक्षण था, जो 18 मई 1974 को राजस्थान के पोखरण टेस्ट रेंज में ही किया गया था। 1970 का दशक एक महत्वपूर्ण दशक था, जो भारत को परमाणु बम परीक्षण करने में सक्षम होने की तरफ अग्रसर कर रहा था। इसका जो कोड नेम था, परमाणु बम परीक्षण जो पोखरण में किया गया था, पोखरण 1 का जो कोड नेम था वो स्माइलिंग बुद्धा था। स्माइलिंग बुद्धा नाम होने के पीछे दो महत्वपूर्ण कारण थे। सबसे पहला कारण ये था कि जिस दिन ये परमाणु परीक्षण 18 मई 1974 को किया गया था, उस दिन बुद्ध पूर्णिमा थी। और साथ ही दूसरा महत्वपूर्ण कारण यह है कि बुद्ध को शांति का प्रतीक माना जाता है, और भारत ने परमाणु बम परीक्षण जो किए थे वो वस्तुतः क्षेत्र में शांति स्थापना के लिए किया था, क्योंकि भारत ये मानता था कि परमाणु शक्ति संपन्न होने से किसी भी अन्य देश को उस पर हमला करने से रोका जा सकता है। यानी परमाणु बम परीक्षण किसी अन्य देश के प्रति एक निरोधक के रूप में काम करेंगे, एक डेटरेंट के रूप में काम करेंगे, जिससे क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण रूप से शांति स्थापित होगी। और इसलिए भारत का ये जो परमाणु बम परीक्षण था, ये शांति के लिए किया गया था, और शांति के एक महत्वपूर्ण प्रतीक है स्माइलिंग बुद्धा। इसलिए इसका कोड नेम स्माइलिंग बुद्धा रखा गया था। इस परीक्षण के बाद भारत विश्व में परमाणु शक्ति संपन्न होने वाला छठा राष्ट्र बना था, क्योंकि इससे पहले 5 देश थे: संयुक्त राज्य अमेरिका, सोवियत संघ, ब्रिटेन, फ्रांस और चीन। ये 5 शक्ति परमाणु संपन्न मानी जाती थी। भारत छठा देश इसके अंतर्गत बना था। आगे देखते हैं पोखरण द्वितीय के बारे में कुछ सामान्य तथ्यों को जान लेते हैं। पोखरण द्वितीय का जो परीक्षण किया गया था, ये पोखरण रेगिस्तान में 11 से 13 मई 1998 के बीच 5 परमाणु बम परीक्षण विस्फोटों की श्रृंखला को संदर्भित करता है। इसका कोड नेम क्या था? इसका कोड नेम था ऑपरेशन शक्ति। ऑपरेशन शक्ति क्यों था? क्योंकि इसने भारत के दूसरे सफल प्रयासों को चिन्हित किया परमाणु बम शक्ति संपन्न राष्ट्र बनने में। भारत के परमाणु सिद्धांत के बारे में भी आपको सामान्य तथ्यों की जानकारी होनी चाहिए। भारत क्या कहता है?
भारत कहता है कि उसने विश्वसनीय न्यूनतम प्रतिरोध की नीति अपनाई है। इसका मतलब क्या हुआ कि क्रेडिबल मिनिमम डेटरेंट क्रिएट किया है ताकि क्षेत्र में शांति स्थापित हो सके। इसके साथ ही इसमें कहा गया है कि यह निवारक उद्देश्यों के लिए किया गया है। निवारक उद्देश्यों के लिए इसका मतलब क्या हुआ कि कोई भी अन्य देश या परमाणु शक्ति संपन्न देश, चाहे वो पाकिस्तान हो चाहे वो चीन हो, खासतौर से चीन, वो भारत पर हमला ना कर सके या किसी प्रकार की परमाणु संपन्न होने के कारण बढ़त हासिल ना कर सके, उसके प्रति एक प्रतिरोध क्रिएट किया जा सके। इसी उद्देश्य से परमाणु बम परीक्षण किए गए थे। भारत का यही उद्देश्य है कि पर्याप्त परमाणु शस्त्रागार वो बनाए रखेगा, लेकिन किसी प्रकार की हथियारों की दौड़ में भारत शामिल नहीं होगा। वर्ष 2003 में भारत ने परमाणु सिद्धांत के साथ सामने आया। भारत ने अपना एक न्यूक्लियर प्रिंसिपल घोषित किया और इसमें स्पष्ट रूप से कहा गया कि भारत नो फर्स्ट यूज की नीति पर चलेगा, यानी किसी भी राष्ट्र पर अपने आप पहले से ही परमाणु बम का प्रयोग नहीं करेगा, यानी भारत नो फर्स्ट यूज की नीति पर चलेगा। परमाणु हथियारों के बारे में विभिन्न अंतरराष्ट्रीय संधियों पर भारत की स्थिति के बारे में भी जानना उचित होगा, क्योंकि इनसे संबंधित प्रश्न भी लगातार परीक्षाओं में पूछे जाते रहे हैं। जैसे एक महत्वपूर्ण संधि है परमाणु अप्रसार संधि, न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी 1968, ये 1970 में लागू हुई थी और भारत इसका हस्ताक्षरकर्ता नहीं है। भारत इसका हस्ताक्षरकर्ता क्यों नहीं है? क्योंकि भारत का मानना है कि यह संधि भेदभावपूर्ण है और परमाणु संपन्न राष्ट्रों के रूप में केवल 5 राष्ट्रों की पहचान करती है। कौन कौन से राष्ट्र हैं? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, सोवियत संघ यानी अब जो रूस है, चीन, फ्रांस और ब्रिटेन, और साथ ही अन्य देशों के परमाणु हथियार संपन्न वाले राज्यों, यानी ये जो 5 देश अभी जो आपको बताए गए हैं, इनके पारस्परिक दायित्वों की कमी के बारे में भारत चिंता व्यक्त करता है और किसी भी निरस्त्रीकरण के प्रयास में इन 5 देशों की भूमिका को महत्वपूर्ण मानता है। और क्योंकि ये संधि किसी न किसी प्रकार से इन 5 परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्रों को बढ़त हासिल देती है और एक टाइमलाइन निर्धारित नहीं करती निरस्त्रीकरण की, इसी कारण से भारत ने इस पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं। एक और महत्वपूर्ण संधि है व्यापक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि, जिसको सीटीबीटी के नाम से जाना जाता है। इस पर भी भारत ने हस्ताक्षर नहीं किए हैं और भारत के हस्ताक्षर न करने का जो सबसे प्रमुख कारण है वो ये कि ये समयबद्ध तरीके से निरस्त्रीकरण प्रतिबद्धता का प्रबल समर्थन नहीं करती है, यानी ये निरस्त्रीकरण के उद्देश्य को हासिल करने के लिए किसी टाइमलाइन का उल्लेख नहीं करती है। और भारत ये कहता है कि अगर इसमें किसी तरह की प्रतिबद्धता को शामिल नहीं किया गया है तो इस संधि पर हस्ताक्षर करके इसमें शामिल होने का कोई अर्थ नहीं रह जाता है, इसलिए भारत ने इस पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं। एक महत्वपूर्ण संधि जो हाल ही में वर्ष 2021 में अस्तित्व आई है, जनवरी 2021 में, वो है परमाणु हथियार निषेध संधि। इसका मतलब क्या हुआ? ट्रीटी ऑन द प्रोहिबिशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स। इस पर भी भारत ने हस्ताक्षर नहीं किए हैं और भारत के जो पहले के कारण रहे हैं, जो इस तरह की संधियों पर भारत नहीं जुड़ना चाहता, वही इसके भी कारण है। एक महत्वपूर्ण समूह है परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह, न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप। ये 1975 में अस्तित्व में आया था। भारत इसका भी सदस्य नहीं है और आप जानते हैं कि ये लगातार चर्चा में आया था वर्ष 2008 में, जब भारत और अमेरिका ने नागरिक परमाणु समझौता किया था। तो भारत की आवश्यकता थी कि वो न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप में शामिल हो, लेकिन चीन के विरोध के कारण भारत इसमें सफल नहीं हो पाया था। वर्ष 2016-17 में चीन के विरोध के कारण भारत न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप का हिस्सा नहीं बन पाया था। वर्तमान में इसमें सदस्य देशों की संख्या 48 है। एक और महत्वपूर्ण संधि है जिसको हम वासेनार अरेंजमेंट के नाम से जानते हैं, जो अस्तित्व में आई थी 1996 में। भारत हाल ही में वर्ष 2017 में इसके 42वें सदस्य के रूप में शामिल हुआ है। वासेनार अरेंजमेंट किस लिए है? ये पारंपरिक हथियारों, जो कन्वेंशनल वेपन्स हैं, और दोहरे उपयोग वाली प्रौद्योगिकियों के हस्तांतरण, उनके ट्रांसफर में, जो उनका ट्रांसफर होता है एक देश से दूसरे देश या एक समूह से दूसरे समूह में, उनमें पारदर्शिता को सुनिश्चित करने वाला एक संगठन है, उनमें ट्रांसपेरेंसी को बनाए रखने वाला एक संगठन है, ताकि हथियारों का जो ड्वेल यूज टेक्नोलॉजी है उनका कोई भी देश अन्य उद्देश्यों की पूर्ति में न कर सके। अन्य देश अपने जो अंतर्निहित उद्देश्य है किसी अन्य देश पर बढ़त हासिल करने या किसी खास देश पर हमला करने के लिए किसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल न कर सके, उसमें एक पारदर्शिता को सुनिश्चित किया जाता है वासेनार समूह द्वारा। अगली खबर को देखते हैं। अगली खबर हमारी क्या है? G7 देशों से जुड़ी हुई है, G7 शिखर सम्मेलन से जुड़ी हुई है। G7 शिखर सम्मेलन इस वर्ष यानी वर्ष 2023 में आप जानते हैं
जापान के हिरोशिमा में हुआ था और ये कौन सा शिखर सम्मेलन था? 49वां 49th शिखर सम्मेलन था। इस सम्मेलन की खास चर्चा विशेष रूप से इसलिए रही क्योंकि इसमें G7 देशों ने जलवायु इच्छा सूची की एक रूपरेखा प्रस्तुत की, यानी क्लाइमेट विश लिस्ट की एक रूपरेखा प्रस्तुत की, और ये क्लाइमेट विश लिस्ट विशेष रूप से चर्चा में रही। इसलिए हमारे लिए जानना जरूरी है कि ये क्लाइमेट विश लिस्ट यानी जलवायु इच्छा सूची क्या है। ये वस्तुतः G7 देशों द्वारा अलग अलग मुद्दों पर अपनी प्रतिबद्धताओं को प्रकट किया गया है। ये कहा गया है कि अगर विश्व वैश्विक तापन को 1.5 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ने तक रोके रखना चाहता है तो उसे किस तरह के कदम उठाए जाने चाहिए। जैसे इसमें ये कहा गया है कि वर्ष 2025 तक उत्सर्जन का वैश्विक चरम या ग्लोबल पीक हासिल कर लिया जाना चाहिए, यानी अलग अलग देश वर्ष 2025 तक जितना उत्सर्जन करते हैं वो अपने आप में चरम पर चला जाना चाहिए। उसके बाद यानी 2025 के बाद अलग अलग देशों को अपने पूर्व के उत्सर्जन से कम की स्थिति को हासिल करना चाहिए। इस प्रकार की नीति को अपनाया जाना चाहिए और इसलिए G7 ने वर्ष 2025 तक उत्सर्जन में ग्लोबल पीक की आवश्यकता पर जोर दिया ताकि वैश्विक तापन से संबंधित जो लक्ष्य हैं उनको हासिल किया जा सके। यदि सभी देश केवल अपनी मौजूदा प्रतिबद्धताओं को पूरा करते हैं, जो हाल ही में अलग अलग क्लाइमेट समिट के अंतर्गत, जो नेशनली डिटरमिन्ड एक्शंस के अंतर्गत अलग अलग देशों ने अपनी प्रतिबद्धताएं जलवायु परिवर्तन की घटना को रोकने के लिए की है, उत्सर्जन को कम करने के लिए की है, अगर उन प्रतिबद्धताओं को पूरा किया जाता है तो वर्ष 2030 में उत्सर्जन यानी ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड आता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन आता है, मीथेन आता है, नाइट्रस ऑक्साइड आता है, तो उस उत्सर्जन को 2010 के स्तर से लगभग 11% अधिक होगा। यानी अगर मौजूदा प्रतिबद्धताएं भी पूरी की जाती है तब भी 2010 के मुकाबले उत्सर्जन 2030 में 11% तक बढ़ जाएगा। इसलिए इन प्रतिबद्धताओं को पूरा करने की आवश्यकता है और धीरे धीरे उत्सर्जन के स्तर को कम करने की आवश्यकता है। अगर देश 2025 तक अपने उत्सर्जन के चरम को हासिल कर लेते हैं, पीक को हासिल कर लेते हैं, तो उसके बाद उन्हें प्रयास करना चाहिए कि उनका उत्सर्जन किसी भी रूप में 2025 के स्तर तक न बढ़े, हमेशा उससे कम ही रहे। एक महत्वपूर्ण ये रूपरेखा प्रस्तुत की गई G7 की बैठक में। ये क्लाइमेट विश लिस्ट की एक महत्वपूर्ण घोषणा है, या एक आप कह सकते हैं कि एक रूपरेखा का महत्वपूर्ण पक्ष है। अगला पक्ष क्या है? जीवाश्म ईंधन का उपयोग समाप्त करना। G7 देशों का कहना है कि जीवाश्म ईंधन के उपयोग को समाप्त करने के लिए कोई विशिष्ट समय सीमा निर्धारित नहीं की जा सकती। यानी जीवाश्म ईंधन जो ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में प्रमुख भूमिका निभाते हैं, उसके लिए G7 में किसी प्रकार की समय सीमा को निर्धारित नहीं किया गया है कि वो जीवाश्म ईंधनों के उपयोग को कब तक समाप्त कर देंगे या उन्हें किस स्तर पर कम कर देंगे। लेकिन 1.5 डिग्री सेल्सियस के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए निरंतर जीवाश्म ईंधन के चरणबद्ध उन्मूलन में तेजी लाने के लिए प्रतिबद्धता व्यक्त की गई है। यानी 1.5 डिग्री सेल्सियस तक वैश्विक तापन को बढ़ने तक रोकने के लिए जो जीवाश्म ईंधन को कम करने की आवश्यकता है उसके प्रति अपनी प्रतिबद्धता को व्यक्त किया गया है। आगे क्लाइमेट विश लिस्ट में कहा गया है कि जो अकुशल जीवाश्म ईंधन सब्सिडी है उसको भी 2025 या उससे पहले समाप्त करना है, लेकिन इसके अंतर्गत अकुशल सब्सिडी को परिभाषित नहीं किया गया है, तो इसमें एक प्रकार का कंफ्यूजन बना हुआ है। G7 देशों का एक और दावा है कि उन्होंने सीमित परिस्थितियों को छोड़ करके, अगर कुछ स्थितियों को छोड़ दिया जाए, कुछ सिचुएशंस को छोड़ दिया जाए, तो नई जीवाश्म ईंधन आधारित ऊर्जा परियोजनाओं का वित्त पोषण बंद कर दिया है, उनको फंडिंग नहीं कर रहे हैं। जितनी भी जीवाश्म ईंधन से संबंधित नई परियोजनाएं हैं ऊर्जा से संबंधित, अब उनको फंडिंग नहीं की जा रही है, उनको फंडिंग बंद कर दी गई है ताकि ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन को सीमित किया जा सके, उसको कम किया जा सके। नेट जीरो लक्ष्य को भी हासिल करने के बारे में कुछ बातें कही गई है। नेट जीरो लक्ष्य आप जानते हैं कि कार्बन के उत्सर्जन को उस स्तर पर लाना जहां पर जितना उत्सर्जन हो रहा है पर्यावरण की उतनी ही ताकत है उसको सिक्वेस्ट्रेशन करने की, उसको अवशोषित करने की, ताकि कार्बन का कॉन्सेंट्रेशन वायुमंडल में एक सीमा से ज्यादा ना बढ़ सके। उसी को हम नेट शून्य लक्ष्य के रूप में परिभाषित करते हैं। तो G7 देशों ने 2050 तक नेट शून्य स्थिति हासिल करने के लिए अपनी प्रतिबद्धता को दोहराया है और साथ ही अन्य प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं से भी ऐसा करने का उसने आग्रह किया है। आप जानते हैं कि 1.5 डिग्री सेल्सियस के लक्ष्य को पूरा करने के लिए पूरी दुनिया को सदी के मध्य तक यानी वर्ष 2050 तक नेट
शून्य के लक्ष्य को हासिल करना है। भारत और चीन ने भी इसके संबंध में अपने लक्ष्य को निर्धारित किया है। जैसे चीन द्वारा निर्धारित किया गया है कि वो वर्ष 2060 तक अपने नेट शून्य लक्ष्य को हासिल करेगा, और वहीं भारत ने कहा है कि वह 2070 तक अपने लक्ष्य को, नेट शून्य के लक्ष्य को हासिल करेगा। प्रमुख विकासशील देशों के 2050 के बाद के लक्ष्य विकसित प्रौद्योगिकियों और स्वच्छ ऊर्जा को अपनाने के साथ बदल सकते हैं। यानी जो विकासशील देश हैं वो स्वच्छ ऊर्जा से संबंधित प्रौद्योगिकियों को, एडवांस्ड प्रौद्योगिकियों को किस लेवल तक अपनाते हैं, किस स्तर तक अपनाते हैं, कब अपनाते हैं, वो भी अपने लक्ष्य को हासिल करने में उनकी स्थिति को निर्धारित करने वाला है। आगे देखते हैं, G7 समूह के बारे में भी सामान्य तथ्यों को जान लेना जरूरी है। और सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि ये एक अंतर सरकारी संगठन है, इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। इसका गठन कब हुआ था? 1975 में इसका गठन हुआ था। इसके प्रमुख कार्य क्या है? ये वैश्विक आर्थिक प्रशासन को निर्धारित करने, उसे स्ट्रीमलाइन करने का प्रयास करता है। अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा और ऊर्जा जैसे जो कॉमन हित है उसके दिशा में चर्चा करके एक सालाना बैठक आयोजित करता है ताकि इन मुद्दों पर विचार किया जा सके। कौन कौन से G7 के महत्वपूर्ण देश हैं? G7 के देश कौन से हैं? जैसे नॉर्थ अमेरिका के 2 देश हैं, अमेरिका और कनाडा। इसी तरह से यूरोप से इसमें ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी और इटली जैसे देश शामिल हैं। और एशिया का एकमात्र देश है जापान, इसमें शामिल है। ये 7 देश इसमें शामिल है। G20 का हिस्सा G7 के देश हैं और भारत भी G20 का हिस्सा है। G7 के पास कोई औपचारिक सचिवालय नहीं है और न ही इसके पास कोई एक महत्वपूर्ण चार्टर भी नहीं है, यानी बिना चार्टर के और सचिवालय के ही ये फंक्शन करता है। इसका जो अध्यक्ष पद है वो रोटेट होता रहता है और एजेंडा निर्धारित करने का जो प्रभार होता है वो अध्यक्ष पर ही होता है। साथ ही इससे जुड़े हुए जो शेरपा है, मंत्री हैं और दूत हैं, वो शिखर सम्मेलन में पहले से ही नीतिगत पहलुओं की रूपरेखा तैयार करते हैं। 49वां जो शिखर सम्मेलन हुआ G7 का, वो जापान के हिरोशिमा में संपन्न हुआ। ये सामान्य कुछ तथ्य हैं। अगले खबर की तरफ बढ़ते हैं और अगली खबर एशियन डेवलपमेंट बैंक से जुड़ी हुई है। वो खबर क्या है? एशियन डेवलपमेंट बैंक ने भारत से संबंधित देश भागीदारी रणनीति 2023-27 घोषित की है, उसके बारे में बताया है और इसी के कारण से ये पूरा टॉपिक चर्चा में आ जाता है। भारत के लिए अपनी 2023-27 की देश भागीदारी रणनीति की शुरुआत की है। यह जो नई रणनीति है ये देश के विकास को गति देने और समावेशी विकास को बढ़ावा देने जैसे प्रमुख क्षेत्रों पर गौर करती है और इसी के कारण ये पूरा टॉपिक चर्चा में आ जाता है। इसका प्रमुख क्षेत्र क्या है? 3 मुख्य फोकस क्षेत्र हैं। कौन कौन से फोकस क्षेत्र हैं? संरचनात्मक परिवर्तन करना, संरचनात्मक परिवर्तन लाना, स्ट्रक्चरल चेंज लाना, जिससे रोजगार में बढ़ोतरी हो सके, रोजगार का सृजन किया जा सके। इसी प्रकार से जलवायु लचीला विकास को बढ़ावा देना, यानी आप जानते हैं कि जलवायु के कारण, जलवायु परिवर्तन के कारण जो अर्थव्यवस्था के अलग अलग क्षेत्रों पर प्रभाव पड़ रहा है, तो इस प्रकार की नीति अपनाना कि किसी भी प्रकार की जो विकास नीति आती है उसमें इन प्रभावों से जूझने की क्षमता हो, इनसे इनका प्रतिकार करने की क्षमता हो, उसी को हम कहते हैं जलवायु लचीला विकास। तो जलवायु लचीला विकास करना इसका एक महत्वपूर्ण फोकस क्षेत्र है। और साथ ही सामाजिक और आर्थिक समावेशन को बढ़ावा देना, यानी समाज के ऐसे वर्ग जो विकास की दौड़ में थोड़े पिछड़ गए हैं उनका समावेश को बढ़ावा देना, उन तक विकास को पहुंचाना, और साथ ही जो आर्थिक रूप से पिछड़ गए हैं उनको भी आर्थिक विकास की धारा में शामिल करना इसका एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है। एशियाई विकास बैंक के बारे में भी कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को आपको जानना चाहिए। वे महत्वपूर्ण तथ्य क्या है? ये क्षेत्रीय विकास बैंक है। इसकी स्थापना कब हुई थी? वर्ष 1966 में इसकी स्थापना हुई थी। इसका उद्देश्य क्या है? उद्देश्य है एशिया और प्रशांत क्षेत्र में सामाजिक और आर्थिक विकास को बढ़ावा देना। साथ ही इसमें 68 देश हैं, 49 देश एशिया प्रशांत क्षेत्र से हैं और 19 जो देश हैं वो अन्य क्षेत्रों से हैं। वर्ष 2019 में न्यूवे को इस समूह में शामिल किया गया था। ये साउथ पैसिफिक ओशन का एक आइलैंड नेशन है और इसका नाम आपको याद होना चाहिए, एग्जाम में पूछा जा सकता है। भारत एडीबी का संस्थापक सदस्य रहा है, यानी 1966 से ही महत्वपूर्ण सदस्य रहा है। सामाजिक और आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए किस प्रकार की सहायता करता है अलग अलग देशों की, खासतौर से विकासशील देशों की? ये उन्हें ऋण प्रदान करता है, तकनीकी सहायता प्रदान करता है, ग्रांट्स प्रदान करता है और इक्विटी निवेश भी
उन अपने सदस्यों और भागीदार देशों को प्रदान करता है, इस तरह से उनकी सहायता करता है। इक्विटी निवेश का मतलब क्या हुआ? इक्विटी निवेश का मतलब है कि शेयर बाजार में जाकर अलग अलग कंपनियों के शेयर खरीदता है और इस तरीके से उन कंपनियों में निवेश को बढ़ावा देता है, और इसके माध्यम से जब वो कंपनी अपने प्रसार करती है इस फंड के आधार पर, तो रोजगार सृजन होता है, अर्थव्यवस्था के क्षेत्र का विस्तार होता है, तो इक्विटी निवेश भी प्रदान करता है। एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ है? ये फिलीपींस की राजधानी मनीला में इसका मुख्यालय है। आगे बढ़ते हैं और अगली खबर की तरफ गौर करते हैं। अगली खबर क्या है? बिजनेस रेडी या बी रेडी प्रोजेक्ट। ये प्रोजेक्ट क्या है? आपने सुना होगा डूइंग बिजनेस रिपोर्ट या ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट, जिसमें भारत की रैंकिंग लगातार बढ़ रही है। उसमें कुछ कमियां रह गई थी, इसीलिए विश्व बैंक समूह ने इस नए प्रोजेक्ट की शुरुआत की है। मई 2023 में डूइंग बिजनेस रैंकिंग को बदलने के लिए अपनी बिजनेस रेडी रिपोर्ट परियोजना की घोषणा की है विश्व बैंक समूह ने। प्रारंभिक रिपोर्ट में एशिया, लैटिन अमेरिका, यूरोप, मध्य पूर्व और उप सहारा अफ्रीका की 54 अर्थव्यवस्थाओं को इसके अंतर्गत कवर किया जाएगा। 2024 में इस रिपोर्ट को पहली बार प्रकाशित किया जाएगा, जिसमें अगले 2 वर्षों में अतिरिक्त देशों को शामिल किया जाएगा। रिपोर्ट का लक्ष्य क्या है? रिपोर्ट का लक्ष्य है देशों को विकास में तेजी लाने के लिए निवेश आकर्षित करने, रोजगार एवं उत्पादकता बढ़ाने में उनकी सहायता करना। इस प्रकार से रिपोर्ट पेश करना ताकि अर्थव्यवस्था के अलग अलग क्षेत्रों के बारे में बेहतर जानकारी हासिल किया जा सके, कहां पर निवेश किया जा सकता है और कहां पर बेहतर निवेश की संभावना है, ऐसे क्षेत्रों में निवेश करके रोजगार सृजन को बढ़ावा देना, अर्थव्यवस्था की उत्पादकता को बढ़ावा देना और इसके माध्यम से रोजगार सृजन करना। इस तरह की रिपोर्ट का यही महत्व रहता है। नई रिपोर्ट को अधिक संतुलित बताया जा रहा है। पुरानी रिपोर्ट में यानी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट में ये कहा गया कि वो कुछ कमियां है उसमें, जैसे उसमें पारदर्शिता का अभाव है, उन कमियों को इसमें दूर करने का प्रयास किया गया है और कहा गया है कि यह अधिक संतुलित और पारदर्शी दृष्टिकोण को दर्शाती है। बिजनेस रेडी रिपोर्ट और इसके माध्यम से किसी देश के व्यापार और निवेश माहौल का आकलन करने का एक निष्पक्ष और अधिक खुला तरीका अपनाया जाएगा। और इसका एक महत्वपूर्ण उदाहरण यह है कि इसमें अब अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, जो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन है, उसके द्वारा परिभाषित श्रमिकों के अधिकारों पर भी विचार किया जाएगा। तो इस तरह से रिपोर्ट को विस्तारित किया जाएगा, उसको और अधिक पारदर्शी बनाने का प्रयास किया जाएगा। साथ ही इसमें डेटा पारदर्शिता और अखंडता सुनिश्चित की जाएगी। डेटा पारदर्शिता या इंटीग्रेशन को सुनिश्चित किया जाएगा। विश्व बैंक के संकेतक समूह, ये विश्व बैंक समूह, उसकी हम चर्चा करेंगे कि विश्व बैंक समूह का मतलब क्या है। आप पहले इसके सामान्य तथ्यों को जान लीजिए। विश्व बैंक समूह ने कहा है कि डूइंग बिजनेस रैंकिंग की जो डेटा अखंडता है, जो उसकी डेटा इंटीग्रिटी है, उसके साथ समझौता किया गया था, यानी उसमें सही तरह से अलग अलग देशों की स्थिति, अर्थव्यवस्था के अलग अलग खंडों की स्थिति का सही ज्ञान नहीं हो पाता था, क्योंकि उसमें डेटा के साथ किसी न किसी प्रकार का समझौता किया गया था। डेटा की इंटीग्रिटी पर कई प्रकार के सवाल उठाए गए थे, इसलिए इसकी शुरुआत की गई है, यह सुनिश्चित करने के लिए कि डेटा पारदर्शी रहे। बैंक परियोजना के लिए एकत्र किए गए सभी डेटा को प्रकाशित करेगा और साथ ही बाहरी लोगों को डेटा के मूल्यांकन के परिणामों को दोहराने के लिए आवश्यक उपकरण भी प्रदान करेगा, यानी जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रदान किया जाना चाहिए, जो इक्विपमेंट प्रदान किया जाना चाहिए, जो सहायता प्रदान की जानी चाहिए इस डेटा को एकत्र करने के बाद, ताकि उसको वेरीफाई किया जा सके, उससे एक बेहतर रिपोर्ट प्रकाशित हो सके, अर्थव्यवस्था के वास्तव में सही मूल्यांकन को वो बढ़ावा दे सके। इस तरह की पूरी व्यवस्था को बल दिया जाएगा ताकि एक वास्तविक स्थिति का अलग अर्थव्यवस्था के बारे में जानकारी हो सके। किस तरह के इसके फोकस विषय क्या रहेंगे? 10 विषयों पर ध्यान दिया जाएगा, 10 विषयों पर ध्यान केंद्रित करेगी और कंपनी के अलग अलग चरणों पर ध्यान किया जाएगा। अलग अलग चरणों में क्या शामिल हो जाएगा? जैसे कंपनी कोई व्यवसाय शुरू करती है तो व्यवसाय शुरू करना इसके फोकस विषय में शामिल होगा। साथ ही किस तरह की उपयोगिता सेवाएं प्रदान की जा रही हैं, श्रम की क्या स्थिति है, लेबर की क्या स्थिति है, विवाद समाधान किस प्रकार से किया जा रहा है, बाजार प्रतिस्पर्धा किसी क्षेत्र की, अर्थव्यवस्था की किस क्षेत्र की, किसी कंपनी की बाजार प्रतिस्पर्धा की क्या स्थिति है, टैक्सेशन की क्या स्थिति है, दिवालियापन है या नहीं है, इस तरह की चीजों का पूरा फोकस, इस तरह की चीजों पर फोकस किया जाएगा ताकि एक वास्तविक स्थिति निकल करके सामने आए। रिपोर्ट उद्यमियों को, श्रमिकों, उपभोक्ताओं और अन्य हितधारकों सहित बाजार में शामिल विभिन्न पक्षों की राय पर भी विचार करती है, उनको भी शामिल करेगी ताकि एक संतुलित स्थिति सामने आ सके। रिपोर्ट में श्रमिक सुरक्षा, लेबर सिक्योरिटी, पर्यावरणीय स्थिरता, ताकि
पर्यावरण पर किसी प्रकार का नुकसान ना हो और बाजार प्रतिस्पर्धा जैसे तत्वों पर भी गौर किया जाएगा। यानी एक महत्वपूर्ण रूप से संतुलित रिपोर्ट प्रस्तुत की जाएगी। जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट की जो समस्याएं थी, उसमें जो कमियां रह गई थी, उसमें इस रिपोर्ट में इसको दूर करने का प्रयास किया जाएगा, खासतौर से पारदर्शिता से संबंधित। विश्व बैंक समूह के बारे में सामान्य तथ्यों को जानना उचित है, आपके एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है। विश्व बैंक समूह क्या है? वैश्विक वित्तीय संस्थान को रिप्रेजेंट करता है, जो विकासशील देशों को ऋण प्रदान करता है, ग्रांट्स प्रदान करता है और अन्य वित्तीय सहायता प्रदान करता है। विश्व बैंक समूह, इसका मिशन क्या है? इसका मिशन है विकासशील देशों में गरीबी को कम करना और आर्थिक विकास को बढ़ावा देना। किस तरह से करता है? जैसे शिक्षा को बढ़ावा देता है, स्वास्थ्य देखभाल को बढ़ावा दिया जाता है, इसके अंतर्गत बुनियादी ढांचा को बढ़ावा दिया जाता है, कृषि क्षेत्र से संबंधित परियोजनाओं को भी ये मदद देता है, समर्थन करता है और इस प्रकार से अलग अलग क्षेत्रों को मदद करके वित्तीय और तकनीकी सहायता प्रदान करके उन क्षेत्रों में स्थितियों को सुधारने का प्रयास करता है विश्व बैंक, ताकि विकासशील देशों में गरीबी को कम किया जा सके, आर्थिक विकास को बढ़ावा दिया जा सके। इसकी स्थापना कब हुई थी? वर्ल्ड बैंक ग्रुप की 1944 में इसकी स्थापना हुई थी और इसको आईएमएफ के साथ मिलाकर के एक ब्रेटन वुड्स संस्था के रूप में भी जाना जाता है। वर्ल्ड बैंक ग्रुप में कौन से 5 संस्थान हैं? इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, जिसको अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक कहते हैं, अंतर्राष्ट्रीय वित्त संघ इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन, अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन, बहुपक्षीय निवेश गारंटी एजेंसी यानी मल्टीलैटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी, निवेश विवादों के निपटान के लिए अंतर्राष्ट्रीय केंद्र इंटरनेशनल सेंटर फॉर द सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट्स। ये 5 संगठन मिलकर के ही वर्ल्ड बैंक ग्रुप बनाते हैं। और सामान्य तौर से जब हम विश्व बैंक की बात करते हैं तो सामान्य तौर से हमारा जो दृष्टिकोण होता है, जो हमारा रेफरेंस होता है, वो अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक IBRD से होता है। लेकिन विश्व बैंक समूह वस्तुतः इन 5 संगठनों से मिलकर के बना होता है। इनके सामान्य कामों के बारे में भी जान लेते हैं। जैसे IBRD और IDA क्या करता है? IBRD मध्यम आय वाले देशों में और IDA इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन निम्न आय वाले देशों में आर्थिक विकास का समर्थन करने के लिए कम ब्याज वाले ऋण प्रदान करता है और अनुदान भी देता है, यानी ग्रांट्स भी प्रदान करना है, ताकि अलग अलग देशों में आर्थिक विकास को बढ़ावा दिया जा सके और गरीबी को कम किया जा सके। इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन क्या करता है? सतत विकास को बढ़ावा देने के लिए काम करता है और साथ ही विकासशील देशों में निजी क्षेत्र की कंपनियों का वित्त पोषण और सलाहकारी सेवाएं भी उनको प्रदान करता है। जो मल्टीलैटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी है, ये विकासशील देशों में निवेशकों को जोखिम कम करने में मदद करने के लिए इंश्योरेंस सुविधा प्रदान करता है, यानी रिस्क इंश्योरेंस, जो पॉलिटिकल रिस्क इंश्योरेंस है वो प्रदान करता है और क्रेडिट ग्रोथ गारंटी भी ये प्रदान करता है। इसी प्रकार से इंटरनेशनल सेंटर फॉर द सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट्स सरकारों और विदेशी निवेशकों के बीच निवेश विवादों के सुलझाने का एक महत्वपूर्ण मंच प्रदान करता है, एक महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय मंच की स्थिति ये प्रदान करता है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आज का हमारा अगला खबर, नाटो प्लस। नाटो प्लस एक महत्वपूर्ण खबर है इस साल की और पूरी संभावना है कि यूपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा में, यूपीएससी की मुख्य परीक्षा में इससे संबंधित प्रश्न आ सकता है। नाटो प्लस चर्चा में क्यों आया? नाटो प्लस वस्तुतः यूएस, उसके नाटो सहयोगियों और 5 देशों में कौन कौन सा शामिल है? ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, जापान, दक्षिण कोरिया और इजराइल। इनके बीच रक्षा सहयोग को बढ़ावा देने के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण व्यवस्था विकसित हुई है। तो एक इनके बीच एक व्यवस्था है नाटो प्लस की। चर्चा में क्यों आई? चर्चा में इसलिए आई क्योंकि अमेरिकी कांग्रेस की एक समिति ने हाल ही में ये जो 5 सदस्य देश हैं, इन 5 सदस्य देशों में भारत को भी शामिल करके नाटो प्लस को और मजबूत करने की सिफारिश की है और इसीलिए लगातार चर्चा में आया है। ये समूह क्या करता है? वैश्विक रक्षा सहयोग को बढ़ावा देने की दिशा में काम करता है। अगर भारत इस समूह का सदस्य बन जाता है तो भारत को किस तरह के लाभ होंगे? भारत को सबसे महत्वपूर्ण लाभ यह होगा कि उसको खुफिया जानकारी निर्बाध रूप से प्राप्त होगी, किसी भी प्रकार की बाधा के प्राप्त होगी तो खुफिया जानकारी साझा हो सकती है। साथ ही उसे नवीनतम सैन्य प्रौद्योगिकी तक उसकी पहुंच स्थापित हो सकती है, जो एडवांस्ड डिफेंस टेक्नोलॉजी है उस तक उसकी पहुंच स्थापित हो सकती है। और साथ ही अगर भारत इसमें शामिल होता है तो भारत और अमेरिका की जो रक्षा साझेदारी है ये और ज्यादा मजबूत हो सकती है। उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन या नाटो के बारे में सामान्य तथ्यों को जान लेना भी उचित है, क्योंकि हाल ही में इसकी सदस्यता में भी बढ़ोतरी हुई है। नवीन सदस्य स्वीडन को इसमें शामिल किया गया है और उसके शामिल होने से इसमें सदस्य देशों की जो संख्या है वो 32 हो गई है।
स्थापना 1949 में हुई थी। आप जानते हैं द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जिस प्रकार से सोवियत संघ और अमेरिका दो ध्रुवीय विश्व के केंद्र के रूप में उभरे थे, तो सोवियत संघ को प्रतिसंतुलित करने के लिए अमेरिका ने 1949 में अपने यूरोपीय सहयोगियों के साथ मिलकर के इसकी स्थापना 1949 में की थी। तो 32 समान विचारधारा वाले उत्तरी अमेरिकी और यूरोपीय देशों का एक ट्रांस अटलांटिक संगठन है। स्थापना 4 अप्रैल 1949 को हुई थी। उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन या संधि या वॉशिंगटन संधि के माध्यम से अस्तित्व में आया था। उद्देश्य क्या है? उद्देश्य है शांति की रक्षा करना, शांति स्थापित करना, सदस्य राज्यों की क्षेत्रीय अखंडता की सुरक्षा करना, उनकी राजनीतिक स्वतंत्रता को बनाए रखना और उनको सुरक्षा की गारंटी देना। मुख्यालय कहाँ है? मुख्यालय बेल्जियम का ब्रुसेल्स में है, बेल्जियम की राजधानी। इसका एक आर्टिकल लगातार चर्चा में है। अब चर्चा में इसलिए है क्योंकि हाल ही में 24 फरवरी 2022 को जब रूस ने यूक्रेन पर युद्ध किया था, तो लगातार इस आर्टिकल की चर्चा हुई थी और यूक्रेन को नाटो में शामिल किया जाना चाहिए, नहीं किया जाना चाहिए, उसके कारण भी चर्चा में था। उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन का जो 5वां अनुच्छेद है, इसका जो 5वां आर्टिकल है, वो ये कहता है कि यदि सदस्य देशों में से किसी एक के खिलाफ सशस्त्र हमला होता है, उस पर कोई अटैक होता है, तो इसे सभी देशों के खिलाफ हमला माना जाएगा और यदि आवश्यक हो तो अन्य सदस्य सशस्त्र बलों के साथ जिस देश पर हमला हुआ है उसकी मदद करेंगे, उसकी सहायता करेंगे। आर्टिकल 5, इसको जानना आपके लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। अपनी अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। ये खबर लगातार हाल ही में चर्चा में थी। यूरोपीय मुक्त व्यापार संगठन, यूरोपियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट या एसोसिएशन, ये चर्चा में क्यों है? चर्चा में इसलिए है क्योंकि भारत और 4 देशों के यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ ने राजधानी नई दिल्ली में हाल ही में मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। EFTA 4 यूरोपीय देशों का एक संगठन है। कौन से 4 देश इसमें शामिल है? एक आइसलैंड इसमें शामिल है, नॉर्वे इसमें शामिल है और यहाँ स्विट्जरलैंड, और स्विट्जरलैंड के बराबर में एक छोटा सा देश है लिechtenstein। ये 4 देशों का एक संगठन है और भारत और इसके बीच हाल ही में मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर हुए हैं। यह समझौता बौद्धिक संपदा अधिकार, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, सेवाओं में व्यापार यानी सर्विसेज में जो व्यापार होगा उसको, निवेश प्रोत्साहन और सहयोग यानी एक दूसरे के देशों में निवेश को प्रोत्साहित करना, निवेश को प्रमोशन करना, व्यापार सुविधा समेत कई क्षेत्रों को शामिल करता है। ये 4 देश अभी आपको नक्शे पर दिखाए गए हैं। ये 4 देशों के बारे में या इस संगठन के बारे में जानना उचित होगा। यूरोपीय मुक्त व्यापार संगठन ये वस्तुतः क्या है? ये अंतरराष्ट्रीय एक अंतर सरकारी संगठन है। इसे वर्ष 1960 में उन यूरोपीय राज्यों द्वारा अस्तित्व में लाया गया था जो यूरोपीय संघ का हिस्सा नहीं थे और यूरोपीय संघ की एक वैकल्पिक व्यापार ब्लॉक के रूप में इसको लाया गया था 1960 में। इसके बारे में कुछ सामान्य तथ्य यह है कि 4 देश हैं, आइसलैंड है, लिechtenstein है, नॉर्वे और स्विट्जरलैंड इसमें शामिल है। ये यूरोपीय संघ का हिस्सा नहीं है, लेकिन विभिन्न समझौते के माध्यम से यूरोपीय संघ जैसे एकल बाजारों तक इनकी पहुंच है। EFTA भारत का 9वां सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है, जो वर्ष 2020-21 के भारत के कुल व्यापार का लगभग 2.5% हिस्सा बैठता है। भारत इससे किन महत्वपूर्ण चीजों को आयात करता है, किनको निर्यात करता है, इसके बारे में जान लेना चाहिए। भारत द्वारा निर्यात की जाने वाली मुख्य वस्तुएं कौन कौन सी हैं EFTA को? वस्त्र, रसायन, रत्न एवं आभूषण, मशीनरी और फार्मास्यूटिकल्स। आयात की जाने वाली प्रमुख वस्तुएं कौन सी हैं? मशीनरी, रसायन, केमिकल्स, कीमती धातुएं और चिकित्सा उपकरण। ये महत्वपूर्ण तथ्य है इसके बारे में। एक और खबर लगातार चर्चा में पिछले साल वर्ष 2023 में रही और खासतौर से G20 की बैठक के दौरान ये संगठन, ये गलियारा विशेष रूप से चर्चा में था। कौन सा गलियारा है? भारत मिडिल ईस्ट यूरोप गलियारा, भारत मध्य पूर्व यूरोप गलियारा। चर्चा में क्यों हुआ? क्योंकि नई दिल्ली में जो G20 की बैठक सितंबर के महीने में हुई थी, सितंबर 2023 में, उसमें ही भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारा परियोजना पर हस्ताक्षर किए गए थे, जो भारत के महत्वपूर्ण राजनीतिक, भू राजनीतिक यानी जियोपॉलिटिकल और आर्थिक हितों को बढ़ावा देने के अंतर्गत विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। यह परियोजना वैश्विक अवसंरचना और निवेश साझेदारी यानी पार्टनरशिप फॉर ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट का एक हिस्सा है। पार्टनरशिप फॉर ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट क्या है? ये निम्न और मध्यम आय वाले देशों की विशाल बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की जरूरतों को पूरा करने के लिए एक मूल्य संचालित, एक वैल्यू बेस्ड और उच्च प्रभाव प्रकट करने वाली, उच्च प्रभाव पैदा करने वाली और पारदर्शी बुनियादी ढांचा साझेदारी है। इसमें ये सारे शब्द इसलिए प्रकट किए गए हैं क्योंकि इसको
BRI बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, जो चीन की एक महत्वपूर्ण इंफ्रास्ट्रक्चर योजना है, जो यूरोप एशिया के अलग अलग देशों, यूरोप एशिया और अफ्रीका के अलग अलग देशों को रोड मार्ग से, रेल मार्ग से और शिपिंग के माध्यम से जोड़ने का प्रयास करता है, उसको प्रतिसंतुलित करने के रूप में ही इसको शुरुआत की गई है। उस पर BRI पर लगातार मूल्य आधारित न होने के और साथ ही पारदर्शी न होने के आरोप लगाए गए थे, और इसलिए इस योजना का यानी PGII का जो मुख्य सिद्धांत है वो मूल्य संचालित होना, अच्छे प्रभाव पैदा करना, उच्च रिजल्ट देना और पारदर्शी बुनियादी ढांचा साझेदारी को विकसित करना इसके महत्वपूर्ण उद्देश्य रखे गए हैं, ताकि BRI में जो अपारदर्शिता है और अलग अलग देशों पर चीन जो अपने आर्थिक प्रभाव को पैदा करना चाहता है उसके विकल्प के रूप में इसको पेश किया जा सके। और उसी के एक हिस्से के रूप में भारत, मध्य पूर्व और यूरोप आर्थिक गलियारा की शुरुआत की गई है। इस परियोजना के बारे में भी थोड़ा सा जान लेते हैं। परियोजना क्या है? ये रेल मार्ग, शिप टू रेल नेटवर्क और सड़क परिवहन मार्ग इसके अंतर्गत शामिल होंगे। इसके अंतर्गत 2 गलियारे शामिल होंगे। एक गलियारे का नाम होगा पूर्वी गलियारा और दूसरे गलियारे का नाम होगा उत्तरी गलियारा। पूर्वी गलियारा भारत को अरब की खाड़ी से जोड़ेगा और उत्तरी गलियारा खाड़ी को यूरोप से जोड़ेगा। इसके बारे में थोड़ा सा एक नक्शे के माध्यम से देखने का प्रयास करते हैं। जैसे ये ईस्ट कॉरिडोर होगा जो भारत को अरब से जोड़ देगा, अरेबियन गल्फ से जोड़ देगा, और फिर ये रेल मार्ग से इस प्रकार से स्थापित किया जाएगा जो इजराइल के महत्वपूर्ण हिस्से के बाद शिपिंग्स के माध्यम से इटली और फ्रांस तक इस प्रकार से जाएगा और इन बंदरगाहों को जोड़ा जाएगा। इसमें भारत का कांडला बंदरगाह के साथ साथ कांडला, मुंद्रा और नवी मुंबई भी शामिल होंगे। फिर इस प्रकार से यूएई पर जाएगा, यूएई से ये सऊदी अरब के मार्ग से होता हुआ इजराइल, जॉर्डन से होता हुआ इजराइल, और फिर यहाँ शिपिंग मार्ग से ये इटली में प्रवेश करेगा। और अलग अलग बंदरगाह और क्षेत्र, आर्थिक केंद्र इससे जुड़े हुए हैं, जैसे यूएई का जुबेल अली, इसी प्रकार से सऊदी अरब में हरदा, रियाद, अल हदीथा, इजराइल का हाफिया और पिरेयस जुड़ा हुआ है ग्रीस का। तो इसके बारे में सामान्य तथ्य जान लेते हैं। जैसे सामान्य तथ्य यह है कि ये इंडिया, मिडिल ईस्ट, यूरोप कॉरिडोर में एक बिजली केबल, एक हाइड्रोजन पाइपलाइन और एक हाई स्पीड डेटा केबल भी शामिल होंगे। हस्ताक्षरकर्ता कौन कौन से देश हैं? हस्ताक्षरकर्ता विशेष रूप से याद रखिएगा, क्योंकि यूपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा में इस तरह के प्रश्न पूछ लिए जाते हैं और संभावना है कि पूछ लिया जाए। कौन कौन से हस्ताक्षरकर्ता हैं? भारत, अमेरिका, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, यूरोपीय संघ, इटली, फ्रांस और जर्मनी ये हस्ताक्षरकर्ता है। इसके बारे में थोड़े से और महत्वपूर्ण तथ्य देखते हैं। भारत के कौन कौन से बंदरगाह से जुड़ेंगे? गुजरात का मुंद्रा और कांडला, और साथ ही जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट इससे जुड़ेगा। मध्य पूर्व में 2 देश प्रमुख है। कौन कौन से देश प्रमुख है? संयुक्त अरब अमीरात और सऊदी अरब। उनको के कौन से बंदरगाह जुड़ेंगे? जैसे फुजैरा, संयुक्त अरब अमीरात का फुजैरा, जेबेल अली और अबू धाबी के साथ साथ सऊदी अरब में दम्मम और रास अल खैर बंदरगाह जोड़े जाएंगे। रेलवे लाइन में फुजैरा बंदरगाह यूएई शामिल होगा, को सऊदी अरब के गुवाइफात और हरात और जॉर्डन के माध्यम से इजराइल के हाइफा बंदरगाह से जोड़ा जाएगा, यानी इजराइल का इसमें हाइफा बंदरगाह शामिल होगा। और साथ ही जो अभी नक्शे में आपको दिखाया गया था, ग्रीस यानी यूनान का पीरियस बंदरगाह, दक्षिण इटली में मेसिना और फ्रांस का मार्सिले इसमें शामिल होगा। यानी इटली का, जैसे ये इटली का मेसिना और यहां पर फ्रांस का मार्सिले बंदरगाह इसके अंतर्गत शामिल होगा। तो ये पूरी व्यवस्था इसके अंतर्गत अपनाई जाएगी। इसके बारे में ये कुछ सामान्य तथ्य थे। अब हम अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं और अगला भी एक महत्वपूर्ण इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट से ही है और आपकी परीक्षा के लिहाज से विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। इसका नाम क्या है? रस्त अस्तारा रेलवे। ये क्या है? चर्चा में क्यों रहा है? चर्चा में इसलिए रहा है क्योंकि हाल ही में रूस और ईरान ने अंतर्राष्ट्रीय उत्तर दक्षिण परिवहन कॉरिडोर, इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर के हिस्से के रूप में ईरानी रेलवे लाइन रस्त अस्तारा रेलवे के निर्माण के हेतु समझौते पर एक हस्ताक्षर किए हैं। रस्त अस्तारा रेलवे को गलियारे में महत्वपूर्ण कड़ी माना जा रहा है। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है रूस, ईरान, अजरबैजान, भारत और अन्य देशों को रेल और जल मार्ग से जोड़ना इसका महत्वपूर्ण उद्देश्य है। इसे भी हम एक नक्शे के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे ताकि एक पूरी स्थिति आपको स्पष्ट हो जाए। रूस के अनुसार यह मार्ग स्वेज नहर के साथ महत्वपूर्ण वैश्विक आर्थिक मार्ग के रूप में प्रतिस्पर्धा कर सकता है, यानी इसका महत्व बहुत ज्यादा है। एक दूसरे के देशों में व्यापार को ये बढ़ावा दे सकता है। जैसे इसको आप देख सकते हैं कि सेंट पीटर्सबर्ग से लेकर के मॉस्को,
फिर अस्त्राखान, फिर ये कैस्पियन सागर से होते हुए अजरबैजान के बाकू, यहां से ईरान, और ईरान से फिर भारत में इस तरह से प्रवेश करेगा। और साथ ही ईरान से जब ये प्रवेश करेगा तो विभिन्न सड़कों के माध्यम से मध्य एशिया से भी इसको इस प्रकार से जोड़े जाएगा। साथ ही इसमें एक शिपिंग कॉरिडोर की भी परिकल्पना सम्मिलित है, जो बाल्टिक सागर, नॉर्थ सी से होते हुए मेडिटेरेनियन सी को होगी और फिर स्वेज कैनाल से होते हुए, रेड सी से होते हुए अरेबियन सागर में मुंबई से जोड़ेगी। इस प्रकार से इसकी शुरुआत होगी। हाल ही में इसका जो एक इस कॉरिडोर को पूरा करने के लिए एक महत्वपूर्ण जो रेलवे लाइन है, वो ईरान के रस्त को अजरबैजान के अस्तारा से जोड़ेगी। ये रेलवे लाइन है और इसी के लिए समझौता किया गया है ताकि इस पूरी परियोजना को पूरा किया जा सके। तो इसके बारे में सामान्य तथ्यों को जान लेते हैं। रूस ने कहा है कि यह महत्वपूर्ण एक वैश्विक आर्थिक मार्ग के रूप में विकसित हो सकता है। सामान्य तथ्य यह है कि जो रस्त अस्तारा है ये 162 किलोमीटर का रेल मार्ग है, जो कैस्पियन सागर के पास रस्त अस्तारा शहर को अजरबैजान की सीमा पर अस्तारा से जोड़ेगा। जैसा कि अभी आपको बताया कि कैस्पियन सागर के किनारे स्थित अजरबैजान के अस्तारा को इस प्रकार से रस्त से जोड़ा जाएगा। तो यही इसके बारे में सामान्य तथ्य है। इसके कारण यात्रा समय सीमा में पूर्व की तुलना में 4 दिन का कम समय लगेगा। रस्त अस्तारा जो रेलवे है ये विशेष उत्तर दक्षिण परिवहन गलियारा कॉरिडोर का एक घटक होगा, जो विश्व के ट्रैफिक प्रतिरूप में काफी परिवर्तन ला सकता है। अभी हमने पूरी चर्चा की थी कि किस प्रकार से ये एक महत्वपूर्ण परियोजना का हिस्सा है, जिसको हम उत्तर दक्षिण परिवहन गलियारा के नाम से जानते हैं। उत्तर दक्षिण परिवहन गलियारा वस्तुतः यही है जिसकी चर्चा हो रही है, और उसमें एक महत्वपूर्ण कड़ी रस्त अस्तारा रेलवे की है। नए कॉरिडोर के साथ यात्रा करने से लागत में कमी आएगी, समय की बचत होगी, और इससे नई लॉजिस्टिक चेन के निर्माण में भी काफी सहायता मिलेगी, ताकि उसकी गति को बढ़ाया जा सके और व्यापार को भी बढ़ाया जा सके। यह रेलवे कैस्पियन सागर तट के साथ बाल्टिक सागर पर रूसी बंदरगाहों को हिंद महासागर और खाड़ी में ईरानी बंदरगाहों से जोड़ने में मदद करेगा। इसके बारे में एक सामान्य तथ्य यह है। अंतर्राष्ट्रीय उत्तर दक्षिण परिवहन गलियारा के बारे में भी सामान्य तथ्यों को जान लेना चाहिए। जैसा कि अभी आपको बताया कि सेंट पीटर्सबर्ग से होते हुए किस प्रकार से ईरान के बंदरगाह और फिर ये मुंबई को जोड़ेगा। तो ये 7200 किलोमीटर का एक मल्टी मोड ट्रांजिट सिस्टम है, जो भारत, ईरान, अजरबैजान, रूस, मध्य एशिया और यूरोप के बीच कार्गो ले जाने के लिए नौवहन, रेलवे और सड़क मार्गों को जोड़ता है। इसे सदस्य देशों के बीच परिवहन सहयोग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से ईरान, रूस और भारत द्वारा सेंट पीटर्सबर्ग में 12 सितंबर 2000 को शुरू किया गया था। महत्वपूर्ण तथ्य है और आपको याद होना चाहिए। समय के साथ इसका विस्तार भी हुआ, और समय के साथ इसका विस्तार इस प्रकार से हुआ कि अलग अलग देश इसमें शामिल होते चले गए। अलग अलग देशों ने इसमें शामिल होने की इच्छा जताई, क्योंकि उनको लगा कि इसके माध्यम से उनके भी व्यापार में बढ़ोतरी होने के चांसेस हैं, और इसीलिए इसका जो विस्तार है ये 10 और देशों में हुआ। जैसे अजरबैजान इसमें पहले से जुड़ा हुआ था, जैसे आर्मेनिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्की, यूक्रेन, सीरिया, बेलारूस और ओमान को इसमें शामिल किया गया। लेकिन आप जानते हैं कि हाल ही में जिस प्रकार के संघर्ष सीरिया में और रूस यूक्रेन के कारण उभरे हैं, तो इनकी पूरी संभावना पर एक प्रश्न चिन्ह भी लग गया है। बुल्गारिया को एक पर्यवेक्षक राज्य के रूप में शामिल किया गया था। साथ ही जो पूर्वी यूरोप के 2 देश हैं और जो पहले सोवियत संघ का हिस्सा हुआ करते थे, लैटविया और एस्टोनिया जैसे बाल्टिक देशों में भी इसमें शामिल होने की इच्छा जताई थी। लेकिन इस कॉरिडोर को पूरा किया जाएगा और कौन से इसमें देश शामिल होंगे, वो रूस यूक्रेन के युद्ध के बाद की स्थिति में काफी समीकरणों में परिवर्तन आया है, तो उसी हिसाब से इसमें आने वाले समय में चेंजेस भी देखने को मिलेंगे। हाल ही में एक और महत्वपूर्ण खबर चर्चा में रही है, और चर्चा में रही है एससीओ समिट, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। इसने डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर को समर्थन देने के भारत के प्रस्ताव को हाल ही में अपनाया है। डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर के अंतर्गत हाल ही में भारत ने बहुत तेजी से विकास किया है, और इससे संबंधित एक प्रस्ताव उसने एससीओ में भी प्रस्तुत किया था, और इसी प्रस्ताव को अपनाया गया है, और इसी के कारण ये पूरा टॉपिक चर्चा में है। यानी देश के डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचे की स्वीकृति के साथ ही विकास को बढ़ावा देने हेतु भारत के प्रस्ताव को स्वीकार किया गया है, ताकि एससीओ देशों में भी डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर की बुनियादी सुविधाओं का विकास हो सके, रोजगार का सृजन किया जा सके। इसीलिए भारत के प्रस्ताव को स्वीकार किया गया है, और ये जो कदम है ये डिजिटल क्षेत्र में भारत के नेतृत्व को प्रदर्शित करता है। साथ ही क्षेत्र में डिजिटल विभाजन को पाटने में भारत की प्रतिबद्धता को भी रेखांकित करता है। भारत, आप जानते हैं कि
डिजिटल क्षेत्र तक काफी लोगों की पहुंच नहीं है, जिससे हमें एक डिजिटल डिवाइड की भी स्थिति देखने को मिलती है। दूरस्थ क्षेत्रों तक इंटरनेट की उपस्थिति न होने के कारण और इसी प्रकार से ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी न होने के कारण हमें एक डिजिटल डिवाइड की स्थिति देखने को मिलती है। तो भारत इसमें मदद कर सकता है, क्योंकि भारत ने पिछले समय के दौरान काफी डिजिटल क्षेत्र में, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर में तेजी से विकास किया है। और इसी के कारण एससीओ में भारत ने एक प्रस्ताव रखा था, और ये डिजिटल विभाजन को बांटने के अंतर्गत भारत की इच्छा को और साथ ही उसकी क्षमताओं को, उसकी प्रतिबद्धताओं को प्रदर्शित करता है। भारत के डीपीआई यानी डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रस्ताव में क्या क्या शामिल होगा? भारत का डीपीआई प्रस्ताव एससीओ के सदस्य राज्यों द्वारा भारत के डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचे के विकास और इसे अपनाने के का समर्थन करता है। यह प्रस्ताव में शामिल किया गया है कि जो एससीओ देश है उसका इस प्रस्ताव का समर्थन करते हैं। प्रस्ताव में क्या कहा गया है? प्रस्ताव में कहा गया है कि आधार भारत की एक महत्वपूर्ण पहचान योजना है जो डिजिटल रूप से किसी भी नागरिक की पहचान को निर्धारित करती है। तो प्रस्ताव में आधार यूनाइटेड पेमेंट इंटरफेस, जिसके माध्यम से आप कोई भी सामान खरीदते हैं तो तुरंत डिजिटल फॉर्म में उसका भुगतान करने में सक्षम है। तो यूपीआई और डिजी लॉकर जैसे प्लेटफॉर्म इसके अंतर्गत शामिल है प्रस्ताव के अंतर्गत, जो खुले तथा इंटर ऑपरेबल एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस यानी एपीआई पर आधारित है, डिजिटल समावेशन को बढ़ावा देते हैं, डिजिटल क्षेत्र में सभी वर्गों को, समाज के सभी वर्गों को शामिल करते हैं ताकि हर व्यक्ति इसका लाभ उठा सके। साथ ही नवाचार को बढ़ावा दिया जाता है, इसके माध्यम से अलग अलग इनोवेशन भी हो रहे हैं और सामाजिक सशक्तिकरण को भी इसने सक्षम किया है। तो इसीलिए ये प्रस्ताव में इन सारी चीजों को शामिल किया गया है। इन प्लेटफॉर्म का उद्देश्य क्या है? उद्देश्य है विभिन्न सेवाओं के लिए एक मजबूत और सुरक्षित डिजिटल आधारभूत संरचना का विकास करना, और ताकि लोग उसका लाभ उठा सके, उसे प्रदान किया जा सके। भारत के डीपीआई प्रस्ताव में एससीओ सदस्यों के साथ डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचे, जैसे कि डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचे में क्या शामिल होगा? जैसे उसका डिजाइन शामिल होगा, उसका विकास किस प्रकार से किया जाए, उसका क्रियान्वयन किस प्रकार से किया जाए। अगर उसमें कुछ सुधार करना है तो उसके लिए मूल्यांकन होना जरूरी है, तो समय समय पर उसका मूल्यांकन और शासन के विभिन्न पहलुओं पर सहयोग करना इसके अंतर्गत शामिल है। डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचे के बारे में भी कुछ जान लेते हैं। डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर वस्तुतः है क्या? ये डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचा यानी डिजिटल रूप में पहचान स्थापित करना, जिस प्रकार से आधार के माध्यम से हमारे देश में की गई है, व्यक्ति की पहचान को स्थापित किया गया है। भुगतान अवसंरचना का निर्माण करना, यूपीआई पेमेंट्स के माध्यम से कोई व्यक्ति कहीं भी तुरंत त्वरित गति से पेमेंट कर सकता है किसी भी स्थान पर, तो भुगतान अवसंरचना का विकास करना। और डेटा विनिमय समाधान प्रदान करना यानी डेटा को ट्रांसफर करना, जैसे ब्लॉक या प्लेटफॉर्म को संदर्भित करता है। इस तरह की चीजों को डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर संदर्भित करता है, और ये देशों को अपने नागरिकों को आवश्यक सेवाएं प्रदान करने, उन्हें सशक्त बनाने और डिजिटल समावेशन को सक्षम करके उनके जीवन में सुधार लाने का एक महत्वपूर्ण प्रयास है। और भारत ने पिछले दिनों में इसमें एक महत्वपूर्ण प्रगति की है, और यही कारण है कि भारत इंडिया स्टैक के माध्यम से सभी 3 मूलभूत डीपीआई यानी डिजिटल पहचान जो उसने आधार के माध्यम से स्थापित की है, रियल टाइम फास्ट पेमेंट जो उसने यूपीआई के माध्यम से स्थापित की है, और डेटा एम्पावरमेंट प्रोटेक्शन आर्किटेक्चर, डेटा ट्रांसफर की जो शक्ति उसने हासिल की है, उस पर निर्मित अकाउंट एग्रीगेटर विकसित करने वाला भारत दुनिया का पहला देश बन गया है। आप जानते हैं कि पिछले कुछ समय से भारत ने लगातार डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत तेजी से प्रगति की है, और खासतौर से उसमें 3 क्षेत्र विशेष रूप से महत्वपूर्ण रहे हैं। जैसा अभी आपको बताया गया कि आधार के माध्यम से उसने किस तरह से प्रगति की है, यूपीआई पेमेंट के माध्यम से उसने किस तरह से प्रगति की है। संघाई सहयोग संगठन के बारे में सामान्य तथ्यों को जानना निश्चित ही एग्जामिनेशन के हिसाब से सही रहेगा। संघाई सहयोग संगठन एक क्षेत्रीय अंतर सरकारी संगठन है। क्या काम करता है? ये अलग अलग देशों को सुरक्षा यानी एक प्रकार के सुरक्षात्मक, एक राजनीतिक, आर्थिक और सैन्य संगठन के रूप में इसको व्याख्यायित किया जाता है। सुरक्षा, अर्थव्यवस्था और संस्कृति जैसे क्षेत्रों में अपने सदस्य देशों के बीच सहयोग को ये बढ़ावा देता है। इसकी स्थापना कब हुई थी? स्थापना एससीओ के रूप में ये जो हमारे सामने आया वो वर्ष 2001 में आया, और वर्ष 2001 से पहले इसे शंघाई 5 के नाम से जाना जाता था। शंघाई 5 में कौन कौन से देश शामिल थे? जैसे चीन और रूस तो उसमें शामिल ही थे, और मध्य एशिया के 3 देश शामिल थे, कजाकिस्तान,
किर्गिस्तान और रूस। फिर वर्ष 2001 में इसमें उज्बेकिस्तान को शामिल कर लिया गया और इसका जो नाम है शंघाई 5 का, ये एससीओ कर दिया गया, यानी शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन इसका नाम कर दिया गया। हाल ही में इसमें कई देश शामिल हुए हैं, जैसे वर्ष 2017 में भारत और पाकिस्तान को इसकी सदस्यता प्रदान की गई। इसी प्रकार से पहले ईरान और बेलारूस इसके पर्यवेक्षक देश हुआ करते थे। वर्ष 2023 में ईरान को भी इसका सदस्य बना लिया गया और इसकी सदस्य संख्या में बढ़ोतरी हो गई। इसकी सामान्य संरचना के बारे में जानते हैं, जैसे ये किस प्रकार से फंक्शन करता है। इसकी एक महत्वपूर्ण परिषद है राज्य परिषद। राज्य परिषद के प्रमुख ये क्या काम करती है? ये एससीओ का सर्वोच्च निकाय है। क्या काम करता है ये? आंतरिक कामकाज और अन्य राज्यों तथा अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के साथ संवाद के को लेकर के फैसला करता है कि किस प्रकार का संवाद स्थापित किया जाना चाहिए, और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर भी ये विचार करता है। एक और महत्वपूर्ण परिषद है इसकी सरकारी परिषद के प्रमुख। ये क्या काम करता है? ये एससीओ के भीतर यानी शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के भीतर आर्थिक क्षेत्रों से संबंधित मुद्दों पर बजट को मंजूरी प्रदान करता है। कौन मंजूरी प्रदान करता है? सरकारी परिषद के प्रमुख बजट को मंजूरी प्रदान करता है। आर्थिक क्षेत्रों से संबंधित मुद्दों पर विचार किया जाता है और उससे संबंधित निर्णय भी सरकारी परिषद के प्रमुख ही लेते हैं। विदेश मामलों के मंत्रियों की भी एक परिषद है और यह परिषद दिन प्रतिदिन की गतिविधियों से संबंधित मुद्दों पर विचार करती है। इसी प्रकार से क्षेत्रीय आतंकवाद विरोधी संरचना भी है और इसकी स्थापना आतंकवाद, अलगाववाद और उग्रवाद जैसे मुद्दों से निपटने के लिए की गई थी। जो इसकी राजभाषा है, यानी किन भाषाओं को आधिकारिक रूप से शंघाई सहयोग संगठन के अंतर्गत अपनाया गया है, तो एससीओ सचिवालय की जो आधिकारिक कामकाजी भाषा है वो रूसी भाषा है और चीनी भाषा, यानी दो भाषाओं को अपनाया गया है, रूसी भाषा को और चीनी भाषाओं को। तो अंतर्राष्ट्रीय संबंध खंड से संबंधित ये कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं थी जिन पर आज हमने चर्चा की है। आने वाले एपिसोड में हम अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की नए एपिसोड को लेकर के आएंगे और जो बची हुई घटनाएं हैं उन पर चर्चा करेंगे, ताकि जून महीने में जो आपकी परीक्षा होने वाली है यूपीएससी प्रीलिम्स की, उस परीक्षा से संबंधित सभी प्रश्नों को आप ठीक कर सके, वो परीक्षा आपकी क्वालिफाई हो सके। तो फिर से एक नए सेशन में आपसे मुलाकात होगी। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।